बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। कल तक हमने वर्ग 17 के 9 प्रश्न पढ़ लिए थे। आपके सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा है आप सभी को। HI प्रबल अम्ल है, HF दुर्बल अम्ल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन यही पढ़ाया था, इसलिए मैं आज क्वेश्चन को आपके सामने रखा है। रिवाइज कर लीजिए। HI की बंध लंबाई ज्यादा होती है, पहले टूटता है, इसीलिए क्या है, ये प्रबल अम्ल है। और दूसरा HF में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसीलिए HF भी क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ से आपका ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अगर HI प्रबल अम्ल आता है तो ये लिख सकते हो। HF दुर्बल है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध। ये भी मैंने आपको बनाना सिखाया था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो है हमारा वर्ग 17 के तत्वों के ऑक्साइड लिखिए। तो वर्ग 17 के तत्वों के ऑक्साइड जब हम लिखेंगे तो हमें क्या लिखना है बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से सबसे पहले हम किसके लिखेंगे, यहाँ से क्लोरीन के ऑक्साइड लिखेंगे। हम फ्लोरीन के नहीं लिखेंगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ब्रोमीन के लिखेंगे और किसके लिखेंगे, आयोडीन के। तो देखिए किस तरह से लिखने हैं हम यहाँ से ऑक्साइड। देखिए यहाँ से आंसर लिखते हैं हम। यहाँ से सबसे पहले मैंने किसके लिखे, क्लोरीन के ऑक्साइड लिखे। क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं बच्चों, एक होता है Cl2O, ClO2 और Cl2O6, Cl2O7। आपका काम क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिख के बताना है कि यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक सब में कितना होगा। क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक जाहिर सी बात है माइनस में तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि इन सभी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, जो कि क्लोरीन से अधिक विद्युत ऋणी है। क्लोरीन का निकालोगे यहाँ से Cl2O में से, तो कैसे निकालोगे, आपको फिर एक सॉल्व करके बता देती हूँ। कितने क्लोरीन है, 2। एक क्लोरीन का कितना माना, x। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, है ना। तो ये हमने प्लस लगाया, बीच में -2, दोनों को जोड़ दिया, कितना है 0। तो 2x - 2 = 0। तो 2x बराबर 2, क्या है आंसर, x बराबर +1, अर्थात क्लोरीन का कितना है इसमें, +1। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ब्रोमीन के कौन कौन से होंगे बच्चों, Br2O, BrO2 और BrO3। देखो Cl2O था, ClO2 था, तो सेम आ गया हमारे पास Br2O और BrO2। इसी तरह से आयोडीन का कौन सा है बच्चों, I2O4, I2O5 और I2O7। ठीक है बच्चों, दो ऑक्साइड कम से कम याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। अब इनमें से 2 ऑक्साइड ऐसे हैं जिनका एग्जाम में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ClO2 का उपयोग किस में किया जाता है। तो बच्चों ClO2 का उपयोग जो किया जाता है, यहाँ से मैं बोल रही हूँ, अपनी अपनी कॉपीज में आप सब लिखिएगा। ClO2 का उपयोग कागज की लुगदी होती है या वस्त्र होते हैं, इनके विरंजीकरण में किया जाता है। वस्त्रों के विरंजन में, विरंजन मतलब रंग उड़ाना, रंग उड़ाना। आप जानते हैं पानी, जो पीने का पानी होता है उसके शुद्धिकरण में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने में। ठीक है बच्चों, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। एक और जो मुझे यहाँ से बताना उचित लग रहा है आपको, तो वो है बच्चों आपका I2O5। जो I2O5 है बच्चों, ये बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है। हो सकता है आपसे पूछ ले आयोडीन के उस ऑक्सीकारक का नाम बताइए जो बहुत ही अच्छा क्या है, ऑक्सीकारक है। तो इसको बता दीजिएगा, बहुत अच्छा क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकारक। और दूसरी चीज क्या है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड, अर्थात CO के आकलन में किया जाता है, CO के आकलन में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए बी ब्लॉक में, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ से आपका क्वेश्चन छूट जाए। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने, डेकॉन विधि द्वारा Cl2 गैस निर्माण का समीकरण लिखिए। बच्चों ये नेम है डेकॉन, इसीलिए नेम रिएक्शन होने की वजह से ही इसमें मैंने एक नोट किया है, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ से रिएक्शन क्या होती है वो देख लीजिए। HCl की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, ऑक्सीजन से। बच्चों रिएक्शन याद करने में कुछ भी नहीं है, आपको पता है इसमें से निकलने वाली गैस कौन सी है, क्लोरीन गैस है, क्योंकि क्लोरीन का निर्माण है। अब आप खुद देखिए, अगर Cl यहाँ से निकल जाए, ये Cl है जो मैंने हाइड कर दिया, बच क्या गया, Cl की तरफ से HCl निकल जाए तो H, और यहाँ से क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा होगा आपको। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, सीधी सी बात है, क्या बनाते हैं, H2O।
ये तो हुई रिएक्शन, लेकिन इस रिएक्शन का महत्व कब है? जब आप इसके उत्प्रेरक को लिखेंगे। CuCl2 की उपस्थिति में 723 केल्विन। बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप इन चीजों को नहीं लिखते हैं तो यह क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा। तो आपको ये लिखना जरूर होगा। कई बार मैच करा लेता है, जैसे हमने ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ा था, ओस्टवाल्ड प्रक्रम में भी हमने किसका बनाना देखा था? हमने HNO3 बनाया था, वहां से नाइट्रस अम्ल बनाया था, ये भी याद होगा आपको। यहाँ पे एन में दोबारा बनाई जा रही थी, प्लैटिनम रोडियम की उपस्थिति में था अपना, तो वो याद कर लीजिए। तो वो भी इसीलिए बताया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ से लिखवाया है। अब क्लोरीन की धातु और अधातु से रिएक्शन लिखेंगे बच्चों हम यहाँ से, कि क्लोरीन धातु और अधातु से रिएक्शन कैसे करता है। बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए, एल्यूमिनियम की क्लोरीन से। बच्चों एल्यूमिनियम और क्लोरीन को मिलाकर क्या प्रोडक्ट बनता है? क्या बन सकता है? आपने पढ़ रखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, इसलिए बैलेंसिंग पे मत जाना, AlCl3 बनेगा। इसी तरह से आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करिए तो मैं आपको बता दूं, आयरन FeCl2 यहाँ से नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? FeCl3। इससे देखो याद करने में आसानी हो जाएगी। एल्यूमिनियम और आयरन Cl3 वाला ही होगा। फास्फोरस अधातु है, सल्फर अधातु है। तो फास्फोरस और सल्फर अधातु है। P और Cl मिलकर दो कंपाउंड बनाते हैं, या तो PCl5 या PCl3। आपको याद होगा 2 Cl परमाणु हट जाते हैं तो Cl3 बन जाता है, क्योंकि उनकी बंध लंबाई ज्यादा होती है। स्ट्रक्चर ध्यान कीजिएगा, S2Cl2, इसके साथ क्या बनेगा? H2Cl2। डायरेक्ट याद करना है आपको कि प्रोडक्ट पूछा जा सकता है कि या तो इन दो के लिए पूछ ले या इनके लिए पूछ ले, तो इसलिए मैंने आपको रिएक्शन यहाँ से लिखवा दिया। अपनी कॉपी में जरूर इन क्वेश्चंस को बच्चों नोट कर लीजिएगा। आपका इस तरह से क्वेश्चन आंसर मेथड से आपका यहाँ से P ब्लॉक में आपका करवा दूंगी, जिसमें आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। आगे क्वेश्चन क्या है बच्चों? यहाँ से देखिए क्वेश्चन अगला अपना। अगला क्वेश्चन अगर कहता है आपसे कि हाइड्रोजन H2S और C10H16, ये हमने ले लिया, ठीक है, के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया लिखें। क्लोरीन की अभिक्रिया। बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। आप ऐसा मान के चलिए कि आप इसको याद नहीं करके गए और पेपर में आ गया, तो आप कैसे करेंगे इसको? देखिए आज हम आपको करने का तरीका बताती हूँ, हम आपको कैसे करेंगे। H2 + Cl2 लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2 और Cl2 क्या बनता है? HCl बनता है। वेरी गुड। आगे हमने लिखा H2S और Cl2, फिर से S को हाइड कर दीजिए, क्या बना? H अलग दिख रहा है, Cl अलग दिख रहा है, बिल्कुल बना दीजिए, HCl बन गया। और बाद में क्या कर दिया? सल्फर बार कर दिया। अब आगे देखा C10H16 और क्या दिख रहा है? Cl2। फिर से कार्बन को हाइड कीजिए, क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोरीन दिख रहा है, वही क्या बन जाएगा? HCl। अर्थात मैंने तीनों में क्या बनाया बच्चों? HCl। और जो दिख रहा था कार्बन, उसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। मेरे हिसाब से तो याद करने में कोई दिक्कत है नहीं, आपको सिर्फ HCl बनाना है, जो तत्व बच गया उसको बाहर कर देना है। इन तीनों में से अगर आपका इंपॉर्टेंट है तो डेकॉन विधि है। ये दोनों क्वेश्चन एक्स्ट्रा में करवाए हैं ताकि कोई क्वेश्चन आपका रह नहीं जाए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल फोकस के साथ देखिएगा बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप जितना इंपॉर्टेंट लगाओ उतना कम है। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रही हूँ, देखिएगा अगला क्वेश्चन। बच्चों अपना क्वेश्चन है अमोनिया की क्लोरीन से अभिक्रिया लिखिए। अब इसके अंदर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो मैं यहाँ लगा दूं इसको। ये क्या है बच्चों? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। एक बार में तो हम अमोनिया ज्यादा लेंगे और दूसरी बार में क्लोरीन। एक बार क्या लेंगे? अमोनिया ज्यादा क्लोरीन कम। दूसरी बार में अमोनिया कम क्लोरीन ज्यादा। अर्थात कितनी रिएक्शन लिखनी है हमें? 2 रिएक्शन लिखनी है। देखिए बच्चों, देखिएगा बच्चों, अपन ने एक बार क्या लिया? अमोनिया ज्यादा ली, क्लोरीन क्या लिया? कम लिया। मैं इसमें बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दूंगी बच्चों, ध्यान दूंगी मैं इसके प्रोडक्ट पर। हमने क्या बाहर लिया? यहाँ से अमोनिया ज्यादा लिया। जब अमोनिया ज्यादा लिया है तो मैं आपको यहाँ से बता दूं, अमोनिया और क्लोरीन के मिलने से जो गैस, जो अपना प्रोडक्ट बनता है, अगर अमोनिया और क्लोरीन बना दे तो क्या अमोनियम क्लोराइड नहीं बन सकता? NH4Cl। चूंकि आधिक्य में कौन है? अमोनिया ज्यादा है, तो हम यहाँ से जो नाइट्रोजन है ना, वो क्या ले लेंगे? आधिक्य की वजह से N2 को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। अब इसमें से कौन ज्यादा है? क्लोरीन ज्यादा है, इसीलिए क्लोरीन की मात्रा अधिक रखेंगे और प्रोडक्ट में क्या बना देंगे? NCl3। क्योंकि Cl ज्यादा है तो यहाँ Cl कितने रह गए? 3। यहाँ नाइट्रोजन कितने? देखो 1 और 2 3। ये सिर्फ मैं क्यों बता रही हूँ? ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। बाकी कोई तरीका नहीं है, लेकिन अपने को क्या, जहाँ चीजें कंसेप्ट से याद नहीं हो वहां थोड़े से अपने को जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। तो मैं केमिस्ट्री में उस लाइन को जुगाड़ कहते हैं मेरे भाषा में। तो बच्चों यहाँ से आप ही देखिएगा, नाइट्रोजन अगर मैं गिनती करूँ तो 1 और 2 3। क्लोरीन में कितने ले लिए? 3 ले लिए हमने यहाँ से।
हालांकि अगली बनने वाली जो गैस है यहाँ से अमोनिया और क्लोरीन, देखो वही चीज मैं करूं, नाइट्रोजन हटा दिया तो क्या बच गया, HCl। तो बच्चों आप यहाँ से ये दोनों में याद रखना है कि यहाँ से तो क्या बनेगा अमोनियम क्लोराइड और यहाँ से क्या बनेगा NCl3। इसको रट लीजिए, इसमें NCl3 बनेगा, इसमें अमोनियम क्लोराइड बनेगा। कैसे ध्यान रख लेंगे, यहाँ से जो अमोनिया है इसमें क्या बना दिया, Cl मिला दिया। चूंकि अमोनिया ज्यादा है इसलिए पहले अमोनियम क्लोराइड बनाया, जो बचा हुआ था नाइट्रोजन में से वो बना दिया N2। ऐसी तरह से अमोनिया और क्लोरीन क्या ज्यादा थी, Cl ज्यादा थी, इसलिए हमने NCl3 यहाँ भी बनाया और Cl यहाँ भी रखा। देखो क्लोरीन ज्यादा थी तो Cl दोनों प्रोडक्ट में आ रहा है, नाइट्रोजन ज्यादा थी तो दोनों तरफ क्या आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, दिख रहा है ना। तो जो ज्यादा है वो ज्यादा दिख रहा है, जो कम है वो कम दिख रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन कैसे बनता है, जब अमोनिया के आधिक्य में क्लोरीन से अभिक्रिया लिखिए या क्लोरीन के आधिक्य में अमोनिया से अभिक्रिया लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी बहुत ज्यादा है, वो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्वेश्चन क्या है, ठंडे NaOH से, क्वेश्चन नंबर है बच्चों अगला 15। देखिए क्या है ये क्वेश्चन। बच्चों देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए सीधी सी बात क्या हो गई, इम्पोर्टेंट। मुझे कैसे पता चलता है भाई ये इम्पोर्टेंट है, जो रिएक्शन आपकी पूरी केमिस्ट्री में पेयर में दी हुई हो, अर्थात रिएक्टेंट तो एक ही हो लेकिन बनने वाले प्रोडक्ट जो हो वो अलग अलग हो, तो यहाँ पर रिएक्शन इंपॉर्टेंट जाती है। देखो यहाँ पर NaOH कैसा है, ठंडा और तनु, यहाँ कैसा है, गर्म और शांत। अगर ठंडा और तनु NaOH है तो इसका मतलब यहाँ NaOH की जो रिएक्टिविटी है, मतलब क्रियाशीलता है वो कम है, जबकि यहाँ NaOH कैसा है, गर्म और शांत है, अर्थात NaOH की क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। तो जब NaOH की क्रियाशीलता कम है तो क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो ये लिख दिया हमने NaOH कैसा है बच्चों, ठंडा व तनु, मतलब पानी बहुत ज्यादा मिला हुआ है। रिएक्शन में क्या बनेगा, Cl2 से क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो बच्चों आपको एक चीज तो दिख रही होगी यहाँ से कि ये अपना Na है और ये क्या है, क्लोरीन है। जब Na और क्लोरीन है अपने पास तो मतलब प्रोडक्ट NaCl तो बनेगा ही बनेगा, बन गया NaCl। अब जब NaCl बन गया यहाँ से तो हमको क्या दिख रहा है, OH भी दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ से ये NaCl इससे जब रिएक्शन करता है तो साथ में पानी भी बाहर निकालता है। ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं बच्चों, चाहे NaOH गर्म हो चाहे वो ठंडा हो, NaOH और H2O तो बनेंगे ही बनेंगे। इसका मतलब जो अपना अगला प्रोडक्ट जो हम बनाने जा रहे हैं, दोनों ही केस में वो ही इसके मेन प्रोडक्ट होंगे। दोनों में NaOH और NaCl और OH लिख दिया गलती से, NaCl और H2O तो दोनों में बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन अब मेन प्रोडक्ट क्या है अपने पास बच्चों, यहाँ इसका मेन प्रोडक्ट बनता है NaOCl। क्या बनता है, NaOCl, और यहाँ से जो बनता है वो बनता है NaClO3। NaClO3 ये इसके मेन प्रोडक्ट बनते हैं। चलो इसको याद कैसे कराएं, NaOCl NaClO3 को। देखो मेरा एक फंडा है, अपने को जहाँ याद नहीं होता वहां अपन ट्रिक महसूस करते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप अपनाना, नहीं अच्छी लगे तो मत अपनाना। ट्रिक तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा याद करने का तरीका है। ऑक्सीजन और क्लोरीन में से परमाणु क्रमांक कम किसका है, ऑक्सीजन का कम है ना कम। तो ये इसका छोटा हो गया और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये छोटा भाई और ये बड़ा भाई, तो छोटे वाले को क्या कर दिया, आगे कर दिया आगे, क्योंकि भाई ये छोटा है इसीलिए ऑक्सीजन को आगे रख दिया और Cl को बाद में रख दिया। लेकिन जब बाद में आई इसकी NaClO3 की, तब कहेंगे बड़ा आ गया भैया ये है भी तो 3। जब तक ये अकेला था तब तक तो आगे रख दिया, लेकिन अब ये कितने हैं, 3, संख्या में ज्यादा हो गए ना, इसलिए अब Cl ने क्या कहा, पहले मैं आऊंगा बाद में ऑक्सीजन चला जाएगा, बाद में ऑक्सीजन को रख दिया। तो यहाँ ऐसे याद रखते, तो जब संख्या 1 हो तो छोटा परमाणु आगे, और जब संख्या 1 से ज्यादा हो तो चलो पीछे चले जाओ, तो वो कहाँ चला गया, पीछे चला गया। तो ऐसे याद रख सकते हो, या फिर बच्चों ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी आपको हाइपोहेलस अम्ल पढ़ाने वाली हूँ, ऑक्सो अम्ल पढ़ाने वाली क्लोरीन के, वहां पर हम याद करेंगे HOCl, HClO2 और HClO3, ये तीनों याद करने वाले हैं। तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। H की जगह Na रख दूं तो NaOCl बन गया, H की जगह Na रख दूं तो NaClO3 बन गया, तो इससे भी याद रह जाएगा, एक NaOCl और दूसरा NaClO3। नाम बता दें आपको इसका क्या है, इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोरेट, और ये सोडियम हाइपोक्लोराइट, और इसका नाम है सोडियम क्लोरेट। लीजिए बच्चों नाम भी लिख देती हूँ, सोडियम क्लोराइड। नाम याद रह जाए तो लिख दीजिएगा, नहीं रहे तो मत लीजिएगा। ये नाम भी गलत लिख दिया,
सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, और ये सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये हाइपोक्लोराइट है और ये क्लोरेट है। ठीक है बच्चों, याद लीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार फिर से देख लीजिए, मैं चाहती हूँ आपको अच्छे से याद हो जाए। ये ज्यादा है तो N2 गैस अमोनियम क्लोराइड, ये कम है अगर क्लोरीन ज्यादा है तो NCl3, वही ज्यादा है तो Cl ज्यादा आ गए। इसी तरह से NaOH क्लोरीन में देख लीजिए, ये NaOCl बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, NaClO। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, मैं इसका रिवाइज जरूर कराऊंगी, जैसे हमने कॉपर और जिंक की वाली अच्छी तरह याद कर ली है। याद हो गई है ना, कर लीजिए बच्चों उनको याद, छोड़ना नहीं है उन क्वेश्चन को अपने को। बच्चों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है। चलो, चूने का पानी क्या होता है, देखो बिना बुझा हुआ चूना तो होता है CaO, तो क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। इसमें पानी मिला दोगे ना, पानी मिलाते क्या बन जाता है, चूने का पानी, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, COH का होल ट्वाइस। अब इसके अंदर मैंने क्या प्रवाहित करनी है, क्लोरीन गैस। जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो बच्चों इसके साथ बनता है विरंजक चूर्ण। देखिए रिएक्शन क्या होती है, ये हमने COH का होल ट्वाइस लिखा, साथ में कौन सी गैस, सॉरी, ये हमने COH का होल ट्वाइस लिखा, साथ में क्या रखी, क्लोरीन गैस। इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे बच्चों देख लीजिए, CaOCl2, इस तरह से ये बन गया अपना। साथ में क्या बनेगा बच्चों, CaCl2, और साथ में क्या बनेगा, H2O, कैल्शियम क्लोराइड H2O। यहाँ से मुझे एक चीज बतानी थी आपको, ये जो CaOCl2 लिखा हमने, यही होता है यहाँ पे विरंजक चूर्ण। लेकिन अगर विरंजक चूर्ण ठंडा हो जब तो ये है, लेकिन गर्म हो विरंजक चूर्ण, गर्म व सांद्र विरंजक चूर्ण का संगठन क्या होगा। वैसे विरंजक चूर्ण का सूत्र ये है CaOCl2, विरंजक चूर्ण संगठन। बच्चों देखिए क्या होगा इसका संगठन, मैं आपको लिखवा रही हूँ, इसके लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। देखो जो जो लिखा हुआ है वो लिख दो, CaOCl, ये लिखा हुआ है, इसके अंदर अब क्या लगाओ, डॉट। फिर क्या लिखोगे, CaCl2 लगा दिया, फिर क्या लगाओगे, डॉट। अब आपके साथ रिएक्शन किसके साथ करेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको भी लिख दो, CaOH का होल ट्वाइस लिख दिया। मेरे पास आगे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर इसी के साथ लिख रही हूँ, आगे आप लेकिन इसी के आगे लिखिएगा डॉट 2H2O। तो ये सूत्र किसका है, अर्थात अगर आपको ये रिएक्शन याद हो गई तो इसका मतलब एक क्लोरीन तो प्रवाहित करिए, तो 1 2 3 और ये 4, इन चारों को मिलाकर ये चारों मतलब 1 2 3 4, इन चारों को मिलाकर आपको इसको लिखना है। तो यही होगा गर्म और शांत विरंजक चूर्ण का सूत्र। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ से जो क्लोरीन होता है वो काम करता है बच्चों ब्लीचिंग का, वही विरंजन का कार्य करता है, तो क्लोरीन विरंजक का कार्य क्यों करता है। ओजोन भी, इससे पहले हमने विरंजन का कारण सुन लिया, ओजोन के साथ हमने पढ़ा था प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि वहां नवजात ऑक्सीजन मिलती है। हमने SO2 के लिए पढ़ा था, अपचाय गुण की वजह से करती है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन है अपना, क्लोरीन जो है वो विरंजक का कार्य किस प्रकार करती है। देख लीजिए इसको, क्लोरीन इसके साथ H2 के साथ क्रिया कर रही है, क्या मिलती है हमारे को बच्चों, नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन यहाँ से मिली, इसने रंगीन पदार्थ पे काम किया और कैसा हो गया, वो रंगहीन हो गया। इस प्रकार से ये जो क्लोरीन गैस है ये HCl और HOCl का निर्माण करती है और इससे क्या मिलता है, हमें नवजात ऑक्सीजन मिलता है। और क्लोरीन के इसी नवजात ऑक्सीजन की वजह से यह विरंजन का कार्य करती है। तो हम क्या कह सकते हैं, विरंजन का कार्य क्यों करती है, नवजात ऑक्सीजन के कारण। बच्चों ये उत्तर आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ से, क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखे। मतलब क्लोरीन की वो अभिक्रियाएं कर दिखाइए जिससे ये पता चलता है कि क्लोरीन दूसरे जो अपने यौगिक हैं उनका ऑक्सीकरण कर देती है, अर्थात उन्हें इलेक्ट्रॉन त्यागने को मजबूर करती है। हम कहते हैं जिनके कारण इलेक्ट्रॉन त्यागा जा सके। तो ये क्या करता है क्लोरीन बच्चों, अगर क्लोरीन को फेरस की उपस्थिति में रख दिया जाए तो ये फेरस को किस में चेंज कर देती है, फेरिक में। फेरस को किस में चेंज कर देती है, फेरिक में। सल्फाइट को किस में चेंज करती है, सल्फाइट होता है SO3-2, सल्फाइट को सल्फेट में, और आयोडीन को मतलब I2 को
आयोडिक अम्ल में, आयोडिक अम्ल होता है HiO3, आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। लिख दीजिएगा Cl2 फेरस को फेरिक में, सल्फाइड को सल्फेट में तथा आयोडीन को आयोडिक अम्ल में बदल देती है। देखिए यहाँ से बच्चों मैं अगर केमिकल रिएक्शन आपको लिखना सिखाऊं तो इसकी हमने यहाँ से लिखा बच्चों फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट लिखा तो मतलब FeSO4 मतलब Fe+2 में है। रिएक्शन किससे कराई? अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 कौन सी गैस प्रवाहित करी? Cl2 गैस। क्या बना? फेरस से क्या बन गया बच्चों? फेरिक, अर्थात फेरस सल्फेट से क्या बन जाएगा? फेरिक सल्फेट। जब फेरिक सल्फेट बनेगा तो सूत्र होगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसमें +2 में और इसमें +3 में है, और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों? HCl। अर्थात आप इसको ऐसे ही बता सकते हैं कि जो फेरस है जो अपना यहाँ से मैंने Fe+2 लिया, बाकी यहाँ से क्या लिया आपने? H2SO4 लिया प्लस क्लोरीन गैस लिया। सल्फेट लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, इससे क्या मिलते हैं? H+ आयन। अगर मैं आयनिक इक्वेशन ही लिखूं तो यहाँ से मैंने क्या लिख दी? H+ आयन। तो फेरस से चेंज किस में हो गया? फेरिक में। H से किस में चेंज हो गया? HCl में। मैंने केवल सल्फेट को नहीं लिखा है, तो आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा आसान रहेगी आपके लिए। सल्फाइड को किस में चेंज कर देती है? सल्फेट में। ये तो एग्जाम्पल नंबर हो गया एक एग्जाम्पल जरूर याद कीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ से Na2SO3, ये है सोडियम सल्फाइड, ठीक है बच्चों आपका। फिर रिएक्शन किससे कराई? क्लोरीन से। नमी की उपस्थिति में H2O बन के आ गया Na2SO4 प्लस HCl। अब मैं इसका आयनिक इक्वेशन लिखूं, देखिए यहाँ से सल्फाइड आयन ले लिया SO3-2, रिएक्शन किससे कराई? क्लोरीन से, Cl2 की उपस्थिति में। रिएक्शन अपना किसकी उपस्थिति में है बच्चों? H2O की उपस्थिति में है ये, ठीक है। तो यहाँ से SO3-2 किस में चेंज हो गया? सल्फेट में चेंज हो गया, और साथ में क्या बन गया अपना? HCl बन गया। तो ऐसा भी लिख सकते हैं आयनिक इक्वेशन लिखनी हो, या तो आप इसको लिखिए बच्चों या फिर आप इसको लिखिए। इन 1-2 बता दी है, आयोडीन वाली लिखनी आवश्यक नहीं है। चलो मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए, आपको ये नहीं रहे कि एक क्वेश्चन लिखवाया नहीं। मैं आपको 3 एग्जाम्पल बता रही हूँ बच्चों, तीनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो। I2 प्लस Cl2 प्लस H2O, यहाँ से बनता है HiO3 प्लस HCl। ऑक्सीकरण कर कैसे रहा है वो भी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। आयोडीन का ऑक्सीकरण कितना है? इसमें 0 है। आई का आप निकाल के देखेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5। बच्चों यहाँ पे आयोडीन का आएगा +5, इसका मतलब 0 से किस में आ गया? +5, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। क्लोरीन खुद किस में था? 0 में, और यहाँ क्लोरीन का कितना है? -1, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? ग्रहण। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे क्या कहते हैं अपन? अपचायक कहते हैं। अर्थात क्लोरीन ने इसका क्या कर दिया? ऑक्सीकरण। तो यहाँ से ये क्लोरीन तो ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है और आयोडीन अपचायक की तरह काम कर रहा है, अर्थात क्लोरीन इसका ऑक्सीकरण कर रहा है। यहाँ भी आप चाहे देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ से जो सल्फर का आएगा आप निकाल के देखिएगा, ये +6 में आएगा। यहाँ से 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ से ये अपना 1 सेकेंड, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, बच्चों 6 नहीं आएगा, सॉरी 4 आएगा। यहाँ से कितना आएगा इसका? 4। और सल्फेट में सल्फर का कितना आएगा इसके अंदर? 4 दूनी 8, 8 में 2 6। यहाँ सल्फेट में कितना आएगा? +6। तो +4 से किस में चला गया? सल्फर। यहाँ से मैंने किसका निकाला है बच्चों? सल्फर का। यहाँ से भी किसका निकाला है? सल्फर का। वही Cl2 0 में है, कितने चला गया? -1 में। यहाँ तो मैंने आपको बता ही दिया था +2 में से तो +3, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो यहाँ से क्लोरीन जो है वो किसका काम कर रही है? ऑक्सीकारक, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम कर रही है। 0 से -1 में जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये याद हो जाए आपको आसानी से तो कर लीजिएगा, बाकी अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर से मैं कह दूं, मैं नहीं चाहती कि आपका एक भी क्वेश्चन P ब्लॉक से रह जाए, कि इन वीडियोस को पढ़ने के बाद भी मेरा क्वेश्चन रह गया अपना P ब्लॉक से, वो हम नहीं चाहते आपका। इसलिए क्वेश्चन आंसर मेथड को हम मजबूत करेंगे अपनी इस तैयारी के लिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्लोरीन से बनने वाली विषैली गैस बताइए। तो क्लोरीन से बनने वाली विषैली गैस, इस पर लगा लो खूब सारा इंपॉर्टेंट। मैंने जिस पे बता रही हूँ बस उसी पे बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट सब पे नहीं बता रही। इंपॉर्टेंट का मतलब है वो तो छोड़ना ही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से अपने एग्जाम्पल में, पहला है हमारे पास फॉस्जीन गैस। कौन सी गैस है बच्चों? फॉस्जीन। फास्फीन मत कर देना, फास्फीन PH3 होती है, फॉस्जीन गैस होती है COCl2, ठीक है। दूसरी गैस है बच्चों अश्रु गैस, मतलब जिससे अपने पास किया जाए आंसू। और हास्य गैस कौन सी है?
हास्य गैस है बच्चों N2O। कौन सी है बच्चों? N2O। याद कीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड, हमने ऑक्साइड पढ़े थे नाइट्रोजन के, तो जल्दी से रिवाइज कर लीजिए अपना। तो यहाँ से क्या हो गया? CCl3NO2। अगर किसी बच्चे को नाम याद आ रहा हो कि मैंने CCl3NO2 आपको पढ़ाई है या नहीं, तो मुझे बताइएगा। एक सेकंड, मैं भी थोड़ा सा ध्यान कर लूँ। नहीं बच्चों, अभी आपको अश्रु गैस नहीं पढ़ाई है मैंने। 24 रिएक्शन में मैंने आपको क्लोरीटोन पढ़ाई है, अश्रु गैस नहीं पढ़ाई गई है बच्चों। इसका नाम क्लोरोपिक्रिन भी है, आपका क्लोरोपिक्रिन भी है, CCl3NO2। लेकिन ये गैस मैं आपको बता दूं, ये दोनों गैस आपकी वापस रिवाइज होंगी। ये होगी आपकी चैप्टर नंबर, ये होगी आपकी 10 में, ये होगी आपकी हेलो डेरिवेटिव में, हेलोजन वितरण में चैप्टर 10 आएगा उसमें, और ये भी चैप्टर 10 में आएगी आपकी अश्रु गैस भी। फॉस्जिन गैस देखो, दोनों ही कैसी गैस है? जहरीली गैस है। तीसरी गैस है बच्चों आपकी मस्टर्ड गैस। कौन सी गैस है? मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का सूत्र क्या है वो देख लीजिए आप यहाँ से। ये हमने क्या रखे? 2 कार्बन। क्या रखे? 2 कार्बन। फिर क्या रखा बीच में? सल्फर। फिर क्या रखे? 2 कार्बन। क्लोरीन तो आया ही नहीं मैडम, क्लोरीन तो आना चाहिए, तो क्लोरीन नहीं आया, तो जगह नहीं दिख रही, तो कोनों पे लगा दो, एक क्लोरीन यहाँ लगा दो, एक क्लोरीन यहाँ लगा दो, और बीच में ये जो जगह है इसको आप संयोजकता के अनुसार सब में क्या लगा दो? CH2 लगा दो। ये H2 है, कुछ और नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी मस्टर्ड गैस। पेपर में कोई 2 पूछी जाती है, आपकी मर्जी है, 3 करा दी मैंने, आप कौन सी 2 याद करते हैं? ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। याद कर लीजिए, कोशिश कीजिए वीडियो के साथ ही याद हो जाए आपको। बच्चों अगला क्वेश्चन है अपना, एक्वारेजिया क्या है? तो मैं आपको बता दूं, एक्वारेजिया होता है बच्चों 3 भाग HCl तथा 1 भाग HNO3। 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। कैसे याद कर लोगे? हमें ये तो रहता है कि HCl और HNO3 का मिश्रण है। याद रखा, देखो HCl 1 2 3 अल्फाबेट है ना, एक H, एक C और एक L है, इसलिए 3 भाग तो HCl और 1 भाग क्या है? HNO3। इसका यूज याद है आपको। पता होगा कि सोना जो होता है, सोना चांदी, इन पर ज्यादातर एसिड काम नहीं करता, एसिड काम नहीं करता बच्चों, सोना चांदी, इसीलिए इनके आभूषण भी बनाए जाते हैं। लेकिन एक्वारेजिया इतना स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों कि ये सोने तक को गला देता है। कभी आपने देखा होगा कि फेरी लगाने वाले आते हैं घर के आसपास और वो कहते हैं अपना सोने का जो आभूषण है ये फ्री में साफ कर देंगे, और एक विलियन में डुबोते हैं और वो आपको बिल्कुल सोना एकदम नया करके दे देते हैं। बच्चों वो जो विलियन होता है ना, वो एक्वारेजिया ही होता है, और उसकी वजह से सोने का कुछ भाग जो होता है उस पानी में घुल के चला जाता है। इसीलिए कभी भी हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस भी विलियन के अंदर उस सोने को डुबोते हैं तो सोने का कुछ क्षरण, कुछ मात्रा जो होती है वो उसके अंदर चली जाती है। तो इसके अंदर उत्कृष्ट धातुओं को, जो किसी से क्रिया नहीं करती जो धातु है, उनको भी घोलने की क्षमता होती है, और ऐसी ही उत्कृष्ट धातु का नाम है प्लैटिनम। ये प्लैटिनम पे भी क्रिया कर सकता है। तो बच्चों हम क्वेश्चन लिखेंगे इसके अंदर कि क्या कारण है कि सोना प्लैटिनम जैसी अक्रियाशील धातुओं से भी एक्वारेजिया क्रिया कर लेता है। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा। ये मैंने जो क्वेश्चन अभी आपके सामने बोला, क्या कारण है कि सोना प्लैटिनम जैसी अक्रियाशील धातु से एक्वारेजिया क्रिया करता है? तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्लैटिनम और सोने से क्रिया करने वाले अम्ल का नाम बताइए या रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या होगा? एक्वारेजिया, जिसका सूत्र मैंने आपको ऊपर बता दिया। होता क्या है बच्चों, ये जो HCl जो हमने लिखा है ना, ये HCl इस HNO3 को ऑक्सीकृत कर देता है, और उस ऑक्सीकृत होने की वजह से यहाँ से इन दोनों की क्रिया के फलस्वरूप ये जो क्लोरीन है Cl परमाणु के रूप में हमें बाहर मिलती है, जिसे हम कहते हैं नवजात क्लोरीन। और यही नवजात क्लोरीन इन धातुओं से जाकर क्रिया करती है। देखिए रिएक्शन के तौर पे कैसे समझेंगे बच्चों। आंसर देखिएगा, क्या आंसर हो सकता है इसका। सबसे पहले तो HCl और HNO3 ये आपस में क्रिया करते हैं। क्रिया करने पर बच्चों क्या मिलता है हमें? NOCl प्लस H2O, और साथ में क्या मिलता है हमें? क्लोरीन। ये जो क्लोरीन मिलती है हमें परमाणु के रूप में, ज्यादातर जो चीजें परमाणु के रूप में मिलती है बच्चों, वही क्या करती हैं? ज्यादा क्रियाशील होती है। और नवजात उसको बोलते हैं, किसी भी परमाणु के सापेक्ष अगर आपको ऐसे लिखा मिल जाए नवजात ऑक्सीजन, नवजात क्लोरीन, अर्थात हाथों हाथ अभिक्रिया में उत्पन्न हुई, और अभिक्रिया में उत्पन्न होते ही यह दूसरे पदार्थ से क्रिया करके
उसकी क्रिया में काम आ गया। उत्पन्न होते ही इसने किससे क्रिया कर दी, इसने गोल्ड से क्रिया कर दी। जैसे ही गोल्ड से क्रिया करती है तो आगे क्या बना देता है, AuCl3 बना दिया। AuCl3 प्रोडक्ट बन गया ये। अर्थात सोना चांदी जो जल्दी से किसी से क्रिया नहीं करते, इस एक्वा रेजिया की वजह से यहाँ पर क्या हो गई, इससे क्रिया हो गई और यौगिक का निर्माण हो गया। इसे ऑरिक क्लोराइड बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ से इसका कंपाउंड बन गया। इस प्रकार से क्रिया होती है। प्लैटिनम के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक काफी है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। वीडियो को बीच में रोकिए और आसानी से इसको नोट कर लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल लिखिए। देखिए हैलोजन के ऑक्सो अम्ल क्या क्या होते हैं मैं आपको यहाँ से बता दूं। अपन सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हम फ्लोरीन के ऑक्सो अम्ल नहीं लिखेंगे। हम किस किस के लिखेंगे, Cl, Br और I। ठीक है, कैसे लिखेंगे, जब हम Cl के लिखते हैं, देखो HOCl कौन सा लिखा, HOCl। फिर हमने क्या लिखा, HClO2, याद आ गया होगा। NaCl और NaClO3 बताया था हमने। HClO3 और HClO4। अर्थात कुछ नहीं करना हमको, ClO2 ClO3 ClO4 बस इसमें याद रखना है HOCl। इसी प्रकार से ब्रोमीन के, लेकिन ब्रोमीन के बच्चों सारे नहीं बनते। एक तो क्या बनता है HOBr, यहाँ से आप ब्लैंक छोड़िए, यहाँ से बनता है इसका HBrO3 और इसका बनता है HBrO4। वही Cl की जगह आ गया Br। इसी तरह से आयोडीन पे आ जाइए बच्चों। आयोडीन में HOI, इसका छोड़ दीजिए, HiO3 HiO4। कोई दिक्कत नहीं है। नाम मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। अगर यहाँ से ये सारे नाम आते हैं बच्चों हाइपो में, कौन से आते हैं नाम, ये सारे हाइपो में आएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर क्लोरीन का है तो हाइपोक्लोरस अम्ल, ब्रोमीन का है तो हाइपोब्रोमस अम्ल, और अगर आयोडीन का है तो हाइपोआयोडस अम्ल। और सबको क्या बोलते हैं, हैलोजन। तो नाम क्या हुआ बच्चों, हाइपोहेलस अम्ल। क्या नाम होगा बच्चों, हाइपोहेलस अम्ल। लिख लीजिएगा साथ में, मैं बोल रही फिर से, हाइपोहेलस अम्ल। इसमें आप देख लो केवल ClO2 है और कोई नहीं है। अगर ब्रोमीन होता और आयोडीन होता तो इसका नाम मैंने हैलोजन के टर्म में क्या बोल दिया, हेलस अम्ल। अर्थात अगर क्लोरीन का है तो क्या बनेगा, क्लोरस अम्ल। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्या है, हैलिक अम्ल। क्या है बच्चों, ये हैलिक अम्ल। हैलिक अम्ल का मतलब अगर क्लोरीन है तो क्लोरिक अम्ल, ब्रोमीन है तो ब्रोमिक अम्ल, आयोडीन है तो आयोडिक अम्ल। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लोरीन का ऑक्सीकारक गुण पढ़ा था, जहाँ आयोडीन से हमने क्या बनाया था, आयोडिक अम्ल बनाया था, और उसके अंदर हमने HiO3 ही बनाया था। तो बच्चों ये क्या है, अपने हैलिक अम्ल। ठीक है, और चौथा अपना क्या है, ये इसको बोलते हैं पर हैलिक अम्ल। बच्चों मैंने हैलोजन के बेस्ड पे बताए हैं आपको नाम, हैलिक अम्ल। आपको अगर क्लोरीन का देखना है तो परक्लोरिक अम्ल, ब्रोमीन का है तो परब्रोमिक अम्ल, और आयोडीन का है तो पर आयोडिक अम्ल। इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैं आपको इसका लिख के भी बता देती हूँ। देखो इसका अगर लिखना है तो पर क्लोरिक अम्ल। ऐसी बात नहीं है, होनी चाहिए बाद में कि आप कहें कि मैडम इसका नाम तो हमें पता ही नहीं है। तो ये हैलिक अम्ल अर्थात ब्रोमिक अम्ल है। HiO3 है तो ये आयोडिक अम्ल है। O4 लग गया तो पर आयोडिक अम्ल है। अर्थात आप उसको दो में डिवाइड कीजिए। अगर यहाँ से अपना हैलोजन परमाणु एक है या दो है, अगर हैलोजन परमाणु देखो Cl है अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आधार पे ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन 4, O, O2, O3 और O4। जो शुरू वाले हैं बच्चों आपके वो तो है अस वाले, ये देखो हेलस हेलस, और बाद वाले कौन से हैं, इक, हेलिक और पर हेलिक। अर्थात ये वाले जिनमें ऑक्सीजन कम है वो कौन से, अस, और जिनके अंदर ज्यादा है उसके अंदर क्या लिखेंगे, एक। अगर यहाँ पर अगर पहले वाला पड़ता है तो पर लगा देना, और नहीं और ये वाला पड़ता है तो हाइपो लगा देना। तो हाइपो हेलस हाइप, और यहाँ पे पर हेलिक हो गया। अगर ये वाला है तब तो हाइपो लगाना, नहीं तो केवल अस से काम चलेगा। तो जिसमें ऑक्सीजन कम है उसमें क्या लगाया, अस, जिसमें ज्यादा है उसमें क्या लगाया, एक। हेल हेल शब्द तो आ ही रहा है सभी के अंदर। तो इस तरह से आप इसके अंदर इसको कर सकते हैं। बच्चों कल क्या करेंगे हम, कल क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसे होती है। इनको आप नोट कीजिएगा। अब आपका एक होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में ये जितने भी अपन ने लिखे हैं इनमें से अपन ने कितने लिखे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखे हैं। 10 में से कम आपको 3 के नाम आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं कि ऑक्सीकरण अंक क्या होगा।
जैसे इसमें ब्रोमीन का बताना है, इसमें आयोडीन का बताना है। एक चीज बता दूं, सबका ऑक्सीकरण अंक प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। जैसे इसका मैं अगर कहूं तो इसका +7 आएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7 आएगा। मैं कैसे निकालती हूँ? ऑक्सीजन का 4 होता है, 2 होता है तो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 8 में से 1 गया +7, 3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5 तो +5 हो गया। तो मैं ऐसे मतलब करना नहीं पड़ता कैलकुलेशन, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का 2 होता है तो 3 दूनी 6, प्लस का 1, 6 में से 1 गया 5 तो +5। देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3 तो +3, ऐसे निकाल लेती हूँ। ठीक है बच्चों, आप भी निकाल के देखिएगा। आज की क्लास